हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने उठाया एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और यदि हम बात करें तो जैसे एशिया एक महाद्वीप है, ठीक है। और ये विश्व का विश्व की यदि बात करें तो विश्व हमारे वर्ल्ड में जो है 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं। और उनमें जो है उनके माध्यम से जो है पूरे जो विश्व का क्षेत्रफल है इसको एवं जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे जो हम जो पढ़ने वाले एशिया महाद्वीप, इसको पहले समझ लेते हैं कि रियल में है क्या। तो एशिया महाद्वीप हमारे भारत में जो है, पहले विश्व की बात करते हैं। विश्व में जो है, विश्व में 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, 7 बड़े बड़े महाद्वीप, ठीक है। तो 7 बड़े महाद्वीप हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं। क्षेत्रफल में, एक जनसंख्या में, दोनों में समझ लेते हैं। क्षेत्रफल में 7 का क्रम समझ लेते हैं और इसके बाद जनसंख्या में, इसके बाद हम इस अपने महाद्वीप के चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। क्षेत्रफल में यदि बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है, एशिया। नंबर 2 पे आता है अफ्रीका, ठीक है। और नंबर 3 पे आता है अफ्रीका का, जैसे सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका। नंबर 3 पे आता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, शॉर्टकट में। और इसके बाद अगर लिखूँ तो चौथा आता है साउथ अमेरिका, यानी ऐसे मैंने लिख दिया है। तो सबसे बड़ा है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका, ठीक है। और इसके बाद 5वें नंबर पर अगर बात करें तो 5वें नंबर पर आ जाता है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका। और 6ठे नंबर पर यदि बात करें तो आ जाता है यूरोप। और उसमें 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो आशा करता हूँ कि आपने 7 महाद्वीप जो हैं क्षेत्रफल के माध्यम से समझ लिए होंगे। विश्व में अगर हमारा जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी में पूरे विश्व को जो है 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। इसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं और इससे जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको हम समझेंगे। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका जिसे उत्तरी अमेरिका कहते हैं, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका जिसे दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ये सभी महाद्वीप हैं। और 5वें नंबर पर अंटार्कटिका आता है, और 6ठे नंबर पर यूरोप, 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अब समझ लेते हैं जनसंख्या के माध्यम से, जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं इनको क्रम क्या है। तो सबसे पहले एशिया ही आता है इसमें, एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। और तीसरे नंबर पर यदि बात करें तो इसमें तो आता था उत्तरी अमेरिका, लेकिन यहाँ पर आ जाता है यूरोप, क्योंकि यूरोप में जो है जनसंख्या सबसे अधिक है, तीसरे नंबर पर। चौथे की यदि बात करें तो यूरोप आता है तीसरे पर, चौथे पर आता है नॉर्थ अमेरिका जिसे हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, और उसके बाद साउथ अमेरिका। और इसके बाद यदि बात करें तो कौन सा बचा है, जैसे हमने पढ़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और उसके बाद आ जाता है यूरोप तो आ गए ऊपर। इसके बाद 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसके बाद आता है फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये हो गए 6। और 7वें नंबर पर जो आता है वो आ जाता है अंटार्कटिका 7वें नंबर पर क्यों आता है समझते हैं। क्योंकि अंटार्कटिका जो है इसके 98% जो भाग है इस पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। इस पर मनुष्य जो है नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें जनसंख्या है ही नहीं। तो इसमें 7वें नंबर पर यही आता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो क्षेत्रफल में, फिर जनसंख्या में समझते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा तो एशिया, और दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप तो अफ्रीका, तीसरे नंबर नॉर्थ अमेरिका जिसे उत्तरी अमेरिका कहते हैं, इसके बाद साउथ अमेरिका जिसे दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे पर यूरोप और 7वें पर ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा याद रखना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या में देखते हैं, एशिया जो है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में ही दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है।
इसके बाद यूरोप तीसरे नंबर पर आ जाता है जनसंख्या में। चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, जिसे उत्तरी अमेरिका कहते हैं। पाँचवें पर साउथ अमेरिका और छठे पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और जनसंख्या में सबसे जो छोटा महाद्वीप है, जैसे जनसंख्या यहाँ पर है ही नहीं, तो सबसे कम जनसंख्या अंटार्कटिका पर पाई जाती है। इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। सबसे अधिक एशिया ऑप्शन के हिसाब से। अब आपने जो है जानकारी पूरी ग्रहण कर ली होगी। तो अब हम पढ़ते हैं अपने जो एशिया महाद्वीप का चैप्टर है हमारा, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। इस प्रकार से हम एक एक वीडियो में पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है मैंने जो भी इसमें जो भी अपना अध्ययन लगाया, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और जो बेसिक जानकारी थी उसको हमने पढ़ लिया है। तो अब हम समझेंगे कि अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमने जो बेसिक जानकारी थी उसको तो समझ ही लिया है। तो समझते हैं, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप है। तो अब आप समझेंगे कि एशिया की बात हो रही है, तो एशिया ही है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या में महाद्वीप, तो भी एशिया, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही एशिया यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख ही सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में महाद्वीप एशिया, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या में महाद्वीप, तो भी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। 48 देश हैं। और यदि बात करें इसमें एक जनसंख्या में एक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप होते हैं, उनको हम इन प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन से गोलार्ध में है। मतलब जो एशिया महाद्वीप है ये कौन से गोलार्ध में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध जैसे बात करते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा जो होती है, इसके ऊपर का जो भाग होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो भाग होता है इसे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप है वो यहीं स्थित है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं, पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल एशिया में स्थित है। तो पूरे विश्व की यहाँ पर बात हो रही है कि जो एशिया महाद्वीप है वो पूरे विश्व का, जैसे टोटल 100% क्षेत्रफल होता है, टोटल 100% विश्व का क्षेत्रफल है, उसमें से एशिया महाद्वीप में कितना क्षेत्रफल है इसकी बात हो रही है। तो पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल जो है 30% जो क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप में जो है क्षेत्रफल पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, यहाँ पर प्रतिशत लगना चाहिए, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। तो एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जो है जनसंख्या रहती है और क्षेत्रफल 30% ही रखता है। तो हमारे एशिया अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे क्षेत्रफल में भी, जनसंख्या में भी सबसे अधिक ही एशिया ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे एशिया में 60% जनसंख्या पाई जाती है, तो जो विश्व में 2 सबसे बड़े जनसंख्या धारक देश हैं, जैसे चाइना और भारत, तो दोनों के दोनों तो एशिया में हैं। तो इसी कारण जो है एशिया की जनसंख्या लगभग 60% पाई जाती है, पूरे विश्व के टोटल 100 में से 60%। अब नेक्स्ट प्रश्न को समझ लेते हैं जरा हम, एशिया एवं यूरोप की सीमा कौन बनाते हैं। जो एशिया है और यूरोप है इसकी सीमा कौन बनाता है। जैसे एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकता था। तो एशिया यूरोप को बीच में कौन कौन पड़ता है, तो एक तो पड़ता है यूराल पर्वत, ठीक है। दूसरा पड़ता है यूराल नदी। तीसरा पड़ता है काकेशस पर्वत। और यदि बात करें यहाँ पर यूराल पर्वत हो गया, यूराल नदी, काकेशस पर्वत, तो और पड़ता है काला सागर, ठीक है, काला सागर। और इस प्रकार से जो है ये सभी जो है यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत, काला सागर, ये सभी जो है एशिया और यूरोप की सीमा को बनाते हैं। इसके बाद जो है हम बात करते हैं एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो हो जाती है हिमालय जो है वो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और लगभग 2400 किलोमीटर ये लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यदि बात करें जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वो दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। हिमालय जो है वो कई देशों में पाई जाती है, ये बहुत ही लंबी श्रृंखला है। तो भारत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार,
और पाकिस्तान, इस प्रकार से कई देशों में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है और एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया एवं विश्व की सबसे ऊंची चोटी। जो माउंट एवरेस्ट है वो एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। आपसे दोनों तरह के प्रश्न अगर जो भी पूछा जाए आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व एवं एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसे नेपाल में जो है सागर माथा कहते हैं। नेपाल में सागर माथा, तो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को समझ लेते हैं अब हम। एशिया में कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? तो एशिया महाद्वीप जो है इसमें से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं ये पूछा गया है। सबसे पहली इसमें गुजरती है भूमध्य रेखा। दूसरे नंबर पर गुजरती है इसमें कर्क रेखा। तीसरे नंबर पर गुजरती है इसमें आर्कटिक वृत्त, ठीक है। आर्कटिक वृत्त जो रेखा है वो भी यहीं से गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप जो है, जिसे यहाँ से भूमध्य रेखाएं भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है और आर्कटिक वृत्त रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप से। तो आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जो भी संभावित प्रश्न हैं उनको हमने इस वीडियो में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या में प्रश्न आ गए हैं। तो क्षेत्रफल में एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है एशिया का रूस है। लेकिन कभी कभार ऐसा है, क्योंकि रूस जो है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका आधा भाग यूरोप में है और इसका आधा भाग जो है एशिया में। तो कभी कभार जो रूस का जो आधा भाग यूरोप में है उसे यूरोप में काउंट करने के कारण इसे जो है काउंट करने के कारण चाइना जो है चीन को जो है एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश मान लिया जाता है। तो अगर ऑप्शन में चीन हो तो आपकी प्राथमिकता चीन पर ही होनी चाहिए, क्योंकि रूस का आधा भाग जो है यूरोप में काउंट कर लेने के कारण चीन को एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश मान लिया जाता है। लेकिन अगर विश्व की बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा, तो रूस ही होगा, क्योंकि विश्व की जब बात करेंगे तो दोनों क्षेत्रफल को काउंट कर लिया जाएगा साथ में ही। तो क्षेत्रफल में एशिया का सबसे बड़ा देश, अगर चाइना नहीं है वहाँ पर तो आपका उत्तर रूस ही सही होगा और चाइना ऑप्शन में दिया है तो आप चाइना को ही लगाएं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनसंख्या में एशिया का सबसे बड़ा देश। अब जनसंख्या की यदि बात हुई तो चीन जो है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है और अगर क्षेत्रफल में तो दोनों में ही हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का वह कौन सा देश है जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो उस देश का नाम है मालदीव, ठीक है। मालदीव जो है ये इसकी बात करें तो राजधानी इसकी माले है और ये हिंद महासागर में पाए जाने वाला एक द्वीपीय देश है। तो इसके साथ हमारा भारत का जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेट माले प्रोजेक्ट चल रहा है शायद। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एशिया का कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक देशों से स्पर्श होती है? एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो सबसे अधिक देशों से स्पर्श होती है, ये प्रश्न है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रश्न की थीम क्या है। तो जो बात करें जो जैसे रूस है, ठीक है, रूस और एक है चीन, तो ये 2 देश हैं। रूस की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 14 देशों से लगती है, 14 देशों से। लेकिन चाइना जो है, चाइना की सीमा 14 देश +2 स्पेशल टेरिटरी यूटी। तो चाइना की सीमा 14 देशों से लगती है +2 स्पेशल यूनियन टेरिटरी जो है और उनसे भी इसकी सीमा लगती है। तो और रूस जो है इसकी केवल 14 देशों से सीमा लगती है। तो अगर ऑप्शन में अगर पूछा जाए कि एशिया का कौन सा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक देशों से स्पर्श होती है, अगर चाइना ऑप्शन में है तो आपका उत्तर चाइना ही होना चाहिए, ठीक है। चाइना अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका उत्तर रूस दे देंगे, तो यही आपका सही हो जाएगा। आप प्रश्न करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 देशों के नाम बताओ जो यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं।
ऐसे 3 देश हैं जो यूरोप और एशिया में दोनों में काउंट कर लिए जाते हैं। एक तो है तुर्की, तुर्की, ठीक है, तुर्की, और दूसरा है कजाकिस्तान, 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 और तीसरा है रूस। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो दोनों महाद्वीपों में काउंट किए जाते हैं। तुर्की ये भी काउंट किया जाता है यूरोप और एशिया में, कजाकिस्तान ये भी यूरोप और एशिया दोनों में काउंट किया जाता है, रूस ये भी यूरोप और एशिया दोनों में काउंट किया जाता है। रूस की तो राजधानी भी जो मॉस्को है वो भी यूरोप वाले क्षेत्र में पाई जाती है, स्थित है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एवं एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो विश्व एवं एशिया की हम बात करें तो विश्व में भी अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश तो भी आंसर एक ही होगा, और अगर एशिया का पूछा जाए क्योंकि वो देश एशिया में स्थित है तो विश्व के माध्यम से पूछा जाए या एशिया के माध्यम से, उत्तर यही होगा। तो एशिया का या विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। अब मैं आपको ये बात बता दूं, आप समझ रहे होंगे कि स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं। तो स्थल अवरुद्ध देश उन्हें कहा जाता है जिनकी कोई भी सीमा जो है वो किसी भी सागर या महासागर से नहीं लगती है, उन्हें स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे पूछा है कि भारत क्या स्थल अवरुद्ध देश है, तो भारत जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की जो सीमा है इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगती है एवं दक्षिण में हिंद महासागर से लगती है। तो सागर एवं महासागर से जिस देश की सीमा लगती है उसे स्थल अवरुद्ध देश नहीं कह सकते। लेकिन यहीं पर अगर बात करें कि जैसे भारत का पड़ोसी देश है भूटान, तो भूटान क्या स्थल अवरुद्ध देश है? तो बिल्कुल है, भूटान जो है, क्योंकि भूटान की सीमा किसी भी सागर या महासागर से नहीं लगती है। तो आप समझ चुके होंगे कि स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस का एशिया वाला भाग कहलाता है। जो रूस का एशिया वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं? और जो यूरोप में पड़ता है, जो रूस का एशिया वाला भाग है इसे हम कहते हैं साइबेरिया, साइबेरिया, साइबेरिया। और जो रूस का यूरोपीय भाग है उसे हम रूस भी कहते हैं। तो हालांकि पूरे देश को रूस ही कहा जाता है, लेकिन रूस का जो एशिया में भाग पड़ता है उसे साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुनलुन पर्वत किस देश में? जो कुनलुन पर्वत है एशिया में ही पड़ता है। तो पूछा जाता है कि कुनलुन पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये चाइना में स्थित है, चीन में स्थित है कुनलुन पर्वत। और यदि बात करें नेक्स्ट हम आगे, तो नेक्स्ट हमारा हिंदुकुश पर्वत स्थित है। जो हिंदुकुश पर्वत है ये अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, और जो तालिबान थे, तालिबानों ने जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे असगर गनी, उनको भी हटा दिया गया है, और अफगानिस्तान में जो वर्तमान में है तालिबान का जो है अधिकार क्षेत्र है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हिंदकुश पर्वत स्थित है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जो हिंदकुश पर्वत है यहीं से निकलता है खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, ठीक है। जो आर्य आए थे भारत में वो खैबर दर्रा से होकर ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुलेमान एवं कृथर पर्वत किस देश में स्थित है? तो जो सुलेमान पर्वत एवं कृथर पर्वत है ये दोनों किस देश में स्थित हैं? तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में, पाकिस्तान देश में जो है सुलेमान एवं कृथर पर्वत स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझते हैं, अराकानियोमा, ये एन है, ठीक है। तो अराकानियोमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो अराकानियोमा जो है वो भारत एवं म्यांमार, म्यांमार की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर, भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पर्वत है, और ये म्यांमार में पाया जाता है। तो अराकानियोमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में, और ये भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित एक पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत किस देश में स्थित है? जो एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत हैं ये ईरान में स्थित पर्वत हैं, ईरान में ये दोनों पर्वत हैं, एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत ईरान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैंटिक एवं टोरस पर्वत कहाँ है? तो पैंटिक एवं टोरस पर्वत की यदि हम बात करें तो ये दोनों के दोनों तुर्की में पाए जाते हैं। तुर्की, जिसकी हमने बात की थी कि तुर्की जो है यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है, और तुर्की में एक झील पाई जाती है बॉन झील, जो कि विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फ्यूजियामा पर्वत जो है कहाँ स्थित है? तो फ्यूजियामा पर्वत जो है ये पाया जाता है जापान में,
जापान में पाया जाता है। और मैं आपको इससे 2-3 प्रश्न बता दूं। पूछा जाएगा कि जापान की सबसे ऊंची चोटी, तो भी फ्यूजियामा, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो पता ही है कि जापान में। और ये एक एक्टिव वोल्केनो है, अर्थात एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है। जो तिब्बत का पठार है, इस देश की बात करें, और तिब्बत का पठार पाया जाता है चीन में। चीन में स्थित है तिब्बत का पठार, ठीक है। तो तिब्बत का पठार चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसको समझ लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है, इसे पामीर का पठार है। पामीर का पठार, ठीक है। तो पामीर का जो पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और आगे हम बात करें, ये पामीर का पठार, इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं। पामीर की गांठ, ठीक है। तो पामीर की गांठ कहे या पामीर का पठार, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। इसके कई टाइटल हैं, विश्व की छत। तो इसके 3 नाम है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार। और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है या पामीर की गांठ। आपसे इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर यही देंगे कि जो है पामीर का पठार। और एक किन किन देशों में स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। चीन में स्थित है। और बात करें तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में भी स्थित है। और ये अफगानिस्तान में स्थित, अफगानिस्तान। तो ये 3 देशों में स्थित है, एक चीन में, एक तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में स्थित पामीर का पठार है। और ये इसकी बात करें पामीर की पठार की, तो ये ऊपर पड़ता है इसके कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत। और इसके नीचे पड़ता है हिमालय बाबा। हिमालय बाबा जो हैं वो इनके नीचे पड़ते हैं। कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में ही पड़ता है पामीर का पठार। और इसे विश्व की छत, पामीर की गांठ, बहुत सारी इसके टाइटल हैं। आगे अब हम समझ लेते हैं कि क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में स्थित प्रमुख पठार है। म्यांमार में कौन सा पठार पाया जाता है, तो अब हम समझ लेते हैं। इनको डीपली चारों को पढ़ेंगे क्योंकि 4 ऑप्शन मैंने लिए और चारों ही प्रश्न हैं। याकूत का पठार कहाँ पाया जाता है, ये रूस में पाया जाने वाला पठार है, याकूत का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ पाया जाता है, तो अनातोलिया का पठार तुर्की में पाया जाता है। तो एक प्रश्न से हम 4 प्रश्नों को इसमें टैकल करेंगे। याकूत का पठार अगर आपसे पूछा है तो रूस में स्थित है, अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। और जो शान का पठार है ये पाया जाता है म्यांमार में, म्यांमार, ठीक है। तो आपसे म्यांमार में ही पूछा गया था कि म्यांमार में कौन सा पठार स्थित है, तो शान का पठार म्यांमार में स्थित है। और दक्कन का पठार ये कहाँ स्थित है, तो भारत में, भारत में स्थित है दक्कन का पठार। अब हम पढ़ लेते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोटावार का पठार कहाँ स्थित है। तो आपने सुना होगा कि पोटावार का पठार किस देश में स्थित है, ये है पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में स्थित है पोटावार का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का एवं एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। जो विश्व का भी है एवं एशिया का भी है। अगर एशिया के नाम से पूछा जाए तो भी वही आंसर, और विश्व का पूछा जाए तो भी वही आंसर। तो विश्व एवं एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। तो विश्व एवं एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है अरब का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, ठीक है। इसे 2 नामों से जाना जाता है, एक रब अल नफद, रब अल नफद, और रब अल खादी, रब अल खादी, ठीक है। तो इसके 2 नाम हैं, रब अल नफद और रब अल खादी। इसके अरब मरुस्थल के 2 नाम हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अरब का मरुस्थल। और ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक रब अल नफद और एक रब अल खादी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी का मरुस्थल जो है ये मंगोलिया एवं चीन में स्थित है, मंगोलिया प्लस चीन, ठीक है। तो मंगोलिया प्लस चीन, ये 2 देशों में स्थित गोबी का मरुस्थल है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण जो है मरुस्थल है, ठीक है। तो जो बात करते हैं जैसे 23.5 डिग्री है, ठीक है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी चांद और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी चांद होती है उसे मकर रेखा।
तो 63.5 कर्क रेखा से जो 66 डिग्री के बीच होते हैं, 66.5 डिग्री, इनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर रखते हैं। तो गोबी का मरुस्थल जो था इन्हीं के बीच में, इन्हीं अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। तो इसीलिए गोबी का मरुस्थल जो है ये शीत मरुस्थल के अंतर्गत भी आ जाता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो तकला मकान का मरुस्थल है ये चाइना में स्थित है। चाइना, ठीक है, चाइना में स्थित है तकला मकान का मरुस्थल। तो आपसे पूछा है कि गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया प्लस चीन, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और तकला मकान का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो भी चीन में। अब हम पढ़ लेते हैं आगे, जो भी है उसको समझते हैं। थार का मरुस्थल कहाँ है? तो क्योंकि हमने जो एशिया महाद्वीप को लिया है, तो हमने केवल और केवल एशिया से संबंधित ही बातों को इसमें रखा है, और एशिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें पश्चिमी राजस्थान और प्लस पाया जाता है ये पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान। तो हमारे भारत का जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र है उसमें एवं पाकिस्तान में 2 देशों में पाए जाने वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। तो हमारे भारत के पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में पाए जाने वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है उसकी बात करते हैं बैकाल झील। बैकाल झील, जो बैकाल झील है ये कहाँ पाई जाती है ये भी समझ लेते हैं। तो बैकाल झील ये रूस में पाई जाने वाली झील है। और यदि इसकी बात करें तो इसकी जो गहराई, क्योंकि विश्व की सबसे गहरी झील के नाम से जानी जाती है, तो इसकी गहराई जो है वो 1471 मीटर है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। और कहाँ स्थित है? तो रूस में, गहराई 1471 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एवं एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। जो एशिया में पाई जाती है, जैसे सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो विश्व की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो समझ लेते हैं कौन सी है। जो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है वो विश्व एवं एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसकी सीमा जो है 5 देशों से लगती है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे रूस है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, और जैसे नंबर 1 पे है रूस। इसके बाद है नंबर 2 पे अजरबैजान। नंबर 3 पे है ईरान। नंबर 4 पे आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। और एक कौन सा बचा? रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। और एक कौन सा बचा है? अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। तो 5 देशों से इसकी सीमा लगती है, और एक कोई बच गया है तो उसको हम आगे पढ़ लेंगे, तो ठीक है, लेकिन इसकी सीमा जो है 5 देशों से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व एवं एशिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो यदि बात करें विश्व एवं एशिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील जो है उसका नाम है बॉन झील। बॉन झील जो है एक पाई जाती है तुर्की में पाई जाती है। और बात करें जो बॉन झील है ये सबसे अधिक लवणता वाली झील क्यों कही जाती है? क्योंकि ये देखा जाए तो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, मतलब देखा जाए तो 1000 ग्राम, अगर 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम भी कहते हैं, तो 1 किलोग्राम में 330 ग्राम जो होता है ये नमक बन जाता है। नमक, अगर 1 किलोग्राम आप पानी लेंगे तो उसमें 330 ग्राम नमक आपको मिल जाएगा। तो इतनी लवणता जो है पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। ये तुर्की की जो बॉन झील है यही सबसे अधिक लवणता है, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में नमक निकलता है। दूसरे नंबर पर आता है जो मृत सागर की बात है, तो इसको समझते हैं। जो मृत सागर है ये कहाँ स्थित है? सबसे पहले ये समझते हैं। ये इजराइल, ठीक है, प्लस जॉर्डन। इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित एक छोटा सा सागर है जिसे मृत सागर कहते हैं। तो इन 2 देशों की सीमा पर स्थित एक सागर है मृत सागर, और मृत सागर जो है इन देशों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो मृत सागर जो है इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। और इसकी बात करें तो मृत सागर जो है विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवणता वाली, सेकंड सबसे अधिक लवणता वाली झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो है लवणता कितनी है? तो इसकी लवणता की बात करें तो 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। समझ रहे हैं आप? जो 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम भी कहते हैं, तो 1 किलोग्राम में 238 ग्राम इसमें नमक निकलता है। तो इसलिए
अगर फर्स्ट नंबर की बात की जाए कि विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील, तो बॉन झील जो कि तुर्की में स्थित है, और कितना अगर निकालती है तो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में निकालती है। और जो मृत सागर है, ये विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील कहा जाता है। ये सागर है, मृत सागर, लेकिन ये एक झील है। 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम निकालती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है उसको समझ लेते हैं। विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु, जैसे हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच या गहरी खाई किसे कहा जाता है, तो हम उसको समुद्र या महासागर के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु की बात करते हैं, ये स्थल के अंदर होता है। जैसे स्थल होता है, एक होता है महासागर, तो जो सबसे निम्नतम बिंदु होता है वो होता है स्थल के अंदर। और जो विश्व की सबसे गहरी, अगर जैसे विश्व की सबसे गहरा गर्त या खाई पूछी जाती है तो उसको हम समुद्र के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन सबसे निम्नतम बिंदु तो उसे हम स्थल के अंदर पढ़ते हैं। तो स्थल में सबसे निम्नतम बिंदु जो है वो मृत सागर में पाया जाता है। लगभग सबसे निम्नतम बिंदु अर्थात सबसे गहरा बिंदु होता है ये 395 मीटर। ठीक है, तो 395 मीटर जो है मृत सागर की गहराई है। यही विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरल सागर किन देशों के बीच स्थित है? जो अरल सागर है यह भी एक झील है। अब एक किन देशों के बीच है समझ लेते हैं। अरल सागर जो है कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो है, जैसे ये हो गया कजाकिस्तान, ठीक है, और ये हो गया उज्बेकिस्तान, इन दोनों के जो बॉर्डर पे इस प्रकार से पाई जाती है। ये हो गया कजाकिस्तान, ये हो गया उज्बेकिस्तान। तो इसमें दोनों देशों में पाई जाने वाली एक झील है अरल सागर, दोनों देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यांगसी नदी किस देश में है? तो यांगसी नदी जो है ये चीन में पड़ती है, चीन में बहने वाली नदी है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये जो है 6300 किलोमीटर। ठीक है, 6300 किलोमीटर लंबी ये जो है नदी है, और इसे एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे यांग टीसी नदी भी कहते हैं, और यांगसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीन का शोक कहते हैं, चीन का शोक किसे कहा जाता है? इनमें से 4 ऑप्शन है, समझते हैं इनको। जो दजला फरात नदी है, क्योंकि 4 ऑप्शन मैंने ऐसे लिए हैं जिनसे कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला फरात नदी के किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई थी। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे ऑप्शन है कि इधर पढ़ लेते हैं, हुआंगो नदी। ठीक है, ऑप्शन बी हुआंगो नदी। तो हुआंगो नदी को ही चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ये। अब इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न थे? हुआंगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी। ठीक है, तो पीली नदी निकलती है, और क्योंकि ये जिस क्षेत्र से निकलती है वहाँ पर जो है पीली मिट्टी पाई जाने के कारण नदी जो है पीली नदी के नाम से जानी जाती है, और इसे चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण चीन बहुत ही प्रभावित रहता है। और नेक्स्ट हम समझ लेते हैं ऑप्शन आमो नदी। जो आमो नदी है ये रूस एवं चाइना की सीमा पर स्थित एक नदी है। तो आमो नदी जो है रूस में प्रवाहित होती है, लेकिन ये चाइना एवं रूस के बॉर्डर पर भी पाई जाती है। तो आमो नदी रूस एवं चीन की सीमा पर पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिंधु नदी। अब यदि बात करें, सिंधु नदी पाकिस्तान की जो है राष्ट्रीय नदी के नाम से जानता है, राष्ट्रीय नदी पाकिस्तान। लेकिन जो सिंधु नदी है ये हमारे भारत से भी गुजरती है, और पाकिस्तान एवं भारत के बीच जो है सिंधु नदी के जल बंटवारे के चक्कर में जो है एक समझौता हुआ था 1960 में, जो कि विश्व बैंक ने करवाया था। तो ये था इससे संबंधित बातें। अब समझ लेते हैं आगे जो है समझ लेते हैं ये बाब अल मंदेब। अब जो एशिया में है कुछ जलसंधियाँ उनको भी समझ लेते हैं, जैसे बाब अल मंदेब, हारमुज, मलक्का, पाक, बेरिंग, ये जो है 5 जलसंधियाँ, इनको हम समझेंगे। और एशिया में यही 5 महत्वपूर्ण जलसंधियाँ पाई जाती हैं। जो बाब अल मंदेब जलसंधि है, जलसंधियाँ जो होती हैं ये होती क्या, पहले थोड़ा समझ लेते हैं।
जल संधि एक ऐसा जल का सकरा रास्ता एवं सकरा रास्ता या पतला रास्ता होता है जो दो जल की बड़ी राशियों को जोड़ता है एवं दो बड़े बड़े देशों को अलग करता है। ठीक है, तो ये होती हैं जल संधियाँ। तो बाब अल मंदेब जल संधि है, एक किन जल राशियों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है लाल सागर प्लस दूसरी है और लाल सागर और अदन की खाड़ी। ठीक है, तो लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को बाब अल मंदेब जोड़ती है। अब अलग किसे करती है उसको समझ लेते हैं। ये अलग करती है जो है, एक है यमन जो है ये है एशिया का देश, एशिया। ठीक है, और अलग किसे करती है? और दूसरा है जिबूती जो कि अफ्रीका का देश। अब हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाब अल मंदेब जल संधि जो है वो लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, और जो यमन जो है वो एशिया का देश है और जिबूती अफ्रीका का देश है, इन दोनों को अलग करती है। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट को समझते हैं, हार्मोज जल संधि। अब ये हार्मोज जल संधि किन दो जलराशियों को जोड़ती है एवं किन दो देशों को अलग करती है? जो हार्मोज जल संधि है ये बात करें तो एक है फारस की खाड़ी प्लस जो है ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हार्मोज जल संधि जोड़ती है एवं अलग किसको करती है? तो ओमान को ईरान से अलग करती है। और दोनों ही एशिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एशिया अफ्रीका का कोई मतलब नहीं है। तो हार्मोज जल संधि भारत की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है एवं ओमान और ईरान ये दोनों ही देश हैं एशिया के, इन दोनों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलक्का जल संधि। जो मलक्का जल संधि है ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन जल संधियों को जोड़ती है, मतलब जल राशियों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है मलक्का जल संधि दक्षिण चीन सागर प्लस ये अंडमान सागर जो पड़ता है, अंडमान सागर। तो दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें जो पड़ने वाला सागर है इसे अंडमान सागर के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण चीन सागर जो कि चाइना के पास पड़ता है, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया के पास पड़ता है दक्षिण चीन सागर। तो मलक्का की जल संधि जो है वो दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। अब ये अलग किन को करती है? तो ये अलग करती है मलेशिया एवं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जैसे अगर देशों की बात की जाए तो मलेशिया एवं इंडोनेशिया को ये अलग करती है, मलेशिया और इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। तो इसलिए सुमात्रा इंडोनेशिया का ही द्वीप है। तो मलेशिया एवं इंडोनेशिया के बीच जो है इन दोनों देशों को अलग करती है मलक्का जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पाक जल संधि। अब ये पाक जल संधि किनको जोड़ती है एवं किनको अलग करती है? तो पाक जल संधि की बात करते हैं। ये सबसे पहली बात किन्हें किन्हें जोड़ती है? तो एक पाक की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी जो है इन दोनों को जोड़ती है। और बात करें किन देशों को अलग करती है? तो श्रीलंका प्लस भारत। श्रीलंका और भारत के बीच पड़ने वाली जल संधि है पाक जल संधि। तो श्रीलंका एवं भारत को अलग करती है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं आगे जो भी प्रश्न है। बेरिंग जल संधि, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरिंग जल संधि जो है 180 डिग्री जो देशांतर जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो पूछा जाता है एक प्रश्न कि वह कौन सी जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर के रूप में दर्शाया जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि बेरिंग जल संधि जोड़ती किसे और अलग किसे करती है। तो बेरिंग जल संधि की हम बात करते हैं, ये पड़ता है बेरिंग सागर प्लस चुकची सागर।
बेरिंग सागर और चुकची सागर जो है इन दोनों को जोड़ती है। चुकची सागर पड़ता है और बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है। ठीक है, और हम बात करते हैं अलग किसे करती है, तो अलग जो है रूस एवं अलास्का को, अलास्का जो कि यूएसए का भाग है। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। रूस एवं अलास्का को अलग करती है और अलास्का जो है वो रूस का, अमेरिका का ही भाग है। तो कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि रूस एवं अमेरिका को अलग करती है और कभी रूस एवं अलास्का को, तो क्योंकि अलास्का रूस का अलास्का जो है वो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का ही अंग है। तो बेरिंग जलसंधि किनको जोड़ती है, बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को जोड़ती है और रूस एवं अलास्का को अलग करती है। अब हम समझ लेते हैं आगे। स्टेपीज घास के मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टेपीज घास के मैदान जो है ये पाए जाते हैं स्टेपीज यूरोप और एशिया में, यूरोप प्लस एशिया। क्यों ऐसा कहा जाता है समझ लेते हैं। ये पाए जाते हैं बेसिकली रूस में पाए जाते हैं और ये रूस के उस भाग में पाए जाते हैं जो कि यूरोप में भी पड़ता है और एशिया के में भी पड़ता है। तो यूरोप और एशिया दोनों में ही पड़ता है और ये भाग जो है यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और रूस वैसे देखा जाए देश के माध्यम से तो ये रूस देश में पड़ने वाले घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कागोन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जो कागोन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं। तो कागोन में और जो कागोन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है ये फिलीपींस में पाए जाते हैं, फिलीपींस। ठीक है, तो फिलीपींस में ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान उगते हैं, इन्हें हम कागोन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात करें तो हो जाता है बोर्नियो जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया एवं विश्व का ऐसा देश जो सर्वाधिक द्वीपों से मिलाकर बना है। तो एशिया का भी है और विश्व की बात करें तो विश्व का भी वही एक देश है, चूँकि एशिया एवं विश्व का ऐसा देश जो सर्वाधिक द्वीपों से मिलकर बना है तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। और यदि बात करें तो ये 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है, 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया। तो इतने अधिक द्वीपों से मिलकर एक ही देश बना है जो कि इंडोनेशिया। एशिया का भी एवं विश्व का ऐसा देश है जो सर्वाधिक द्वीपों से मिलकर बना है। एशिया एवं विश्व के सर्वाधिक वर्षा होती है। तो एशिया का अगर पूछा जाए कि एशिया की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है या विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वह भी एक ही स्थान है, मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है। और आगे समझते हैं, मेघालय जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, तो मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है और मेघालय जो कि भारत में स्थित है। और एक किस पहाड़ी पर वर्षा होती है सबसे ज़्यादा, तो खासी पहाड़ी है मेघालय में, उसी पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो एशिया में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में जो कि मेघालय में स्थित है और मेघालय में खासी पहाड़ी है, यहीं सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है जो कि भारत के हिस्सा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, तो आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म वर्तमान में कौन सा है, तो हुबली जो कि कर्नाटक में है, लेकिन इसका नाम जो है परिवर्तित किया जा चुका है, उसको समझ लेते हैं। हुबली का नाम है श्री सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे प्लेटफार्म। ठीक है, रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन। तो जो हुबली कर्नाटक में पड़ता है इसका नाम बदल चुका है, श्री सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन के नाम से इसका नाम रखा है और ये दुनिया का या विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म हो गया है। इसकी अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 1400 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और पहले जो था वो था गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का था इसकी लंबाई जो थी वो 1366 मीटर थी। अब इससे अगर बात करें तो 1366 से ये 34 मीटर लंबा है हुबली वाला। तो इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म हुबली का है जो कि 1400 मीटर इसकी लंबाई है। इसका नाम है श्री सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन और एक कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है। तो जो सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है इनमें से कौन सा देश है? फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, चीन है। अब इनको हम एक बार सबको जो है समझ लेते हैं कि इनसे जो भी महत्वपूर्ण बातें उनको एक बार समझ लेते हैं। जो ऊपर मैंने पढ़ा था कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म हुबली है, इसकी कर्नाटक में पड़ता है, 1400 मीटर की लंबाई है और इसका नाम श्री सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन है, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाले से 34 मीटर लंबा है। अब यहाँ पर प्रश्न है सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है इनमें से कौन सा देश है? इसको समझ लेते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं। जिसे पूछा गया सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है, तो इनमें से चारों ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ विशेष बातें हैं। जो फिलीपींस है इसकी बात करें तो हरित क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है फिलीपींस को। तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है फिलीपींस को। इंडोनेशिया की बात करें तो अगर विश्व के 4 सबसे अधिक मुस्लिम देशों की बात करें तो सबसे अधिक मुस्लिम जो आबादी है वो इंडोनेशिया में पाई जाती है। मुस्लिम आबादी जैसे बात करें सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश, इसके बाद पाकिस्तान। ये 4 देश ऐसे हैं जो विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है थाईलैंड में जो देखा जाए तो सबसे अधिक रबड़ उत्पादन होता है। रबड़ उत्पादन जो है वो थाईलैंड में ही होता है, तो यही हमारा उत्तर है। और चाइना की यदि बात करें तो चाइना जो है वो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो चाइना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और गेहूँ एवं चावल के उत्पादन में जो है सबसे प्रमुख देश जो है चाइना ही है। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनको हम पकड़ते हैं एक एक करके। तो साइबेरिया जो है साइबेरिया में पाई जाने वाली जनजाति है कैमसिन, ठीक है। कैमसिन जनजाति जो है वो पाई जाती है साइबेरिया में। साइबेरिया जो कि रूस का भाग है। अरब मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है बद्दू। तो यही जो ऑप्शन हमारा प्रश्न है उसका उत्तर यही है। तो अरब मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है बद्दू। नेक्स्ट है किर्गिस्तान या पामीर के पठार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है खिरगीज। जो खिरगीज जनजाति है ये पाई जाती है किर्गिस्तान पामीर के पठार में। और जुलू जनजाति जुलू जो है ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, यानी दक्षिण अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है जुलू। अब हम समझ लेते हैं आगे। नेक्स्ट जो है लौह अयस्क के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। तो लौह अयस्क के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इनको हम चारों को बारी बारी से समझ लेते हैं। तो लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये प्रश्न है। अब इसको हम चारों को ऑप्शन को टैगल करते हैं। यदि आपसे पूछा है कि अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन है? अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान पर। तो अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन है? तो हमारा उत्तर होगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो है तेल क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। मतलब तेल शोधन जो है वो सऊदी अरब में सबसे अधिक होता है। तो तेल के क्षेत्र के रूप में सऊदी अरब जो है प्रथम स्थान पर एशिया में पाया जाता है। और अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में जो है एशिया में भारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण देश है। नेक्स्ट है चीन की यदि हम बात करें तो चीन जो है वो टंगस्टन एक धातु होती है। तो टंगस्टन के भंडारण में चीन जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब हम पढ़ लेते हैं मलेशिया की यदि हम बात करें तो मलेशिया के बारे में हम समझ लेते हैं। जो मलेशिया जो है वो एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश। तो इनकी चारों की 4 बातें थी। अब हमने जो है लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर तो बदल गया है।
लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में सबसे अधिक अगर पूछा कि अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन है, तो भारत है। और सऊदी अरब जो है तेल क्षेत्र के माध्यम से प्रथम स्थान पर है। चीन जो है टंगस्टन के भंडारण में प्रथम स्थान पर है। लेकिन चीन जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, क्योंकि चीन जो है वो उसका क्षेत्रफल एवं जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है, तो अधिक अधिक क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। तो चीन में टंगस्टन के भंडारण में प्रथम स्थान पर है एवं लौह अयस्क के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। और मलेशिया जो है वो टिन उत्पादक देश जो है प्रथम स्थान पर टिन उत्पादक देश है एशिया का। तो अब हम पढ़ लेते हैं आगे जो है उसको समझ लेते हैं। मध्य एशिया में स्थित देश हैं। मध्य एशिया में 5 देश स्थित हैं, इन्हें समझ लेते हैं। कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इसके बाद आता है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश जो हैं, 5 देश पाए जाते हैं मध्य एशिया में स्थित देश। अब हम पढ़ लेते हैं आगे। कैस्पियन सागर की सीमा किस देश से स्पर्श नहीं होती है? तो इसमें 5 देश दिए गए हैं और उनमें से एक देश ऐसा है जो स्पर्श नहीं होता है कैस्पियन सागर से। अजरबैजान की सीमा लगती है, रूस की सीमा भी लगती है, और कजाकिस्तान की भी सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान की भी सीमा लगती है, और आर्मेनिया जो है उसकी सीमा इससे नहीं लगती है। जो पहले मैंने बताया था आपको, तो उसमें एक देश याद नहीं आ रहा था, और इसमें जो है 5 देशों को समझेंगे। अजरबैजान एक हो गया जिसकी सीमा लगती है, रूस दूसरे इसकी भी लगती है, कजाकिस्तान की भी सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान की भी सीमा लगती है, और 5वां जो है वो है ईरान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 देशों के बारे में पढ़ा जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। आर्मेनिया जो है उसकी सीमा अजरबैजान से लगती है, लेकिन कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। नेक्स्ट है, उसको समझ लेते हैं हम थोड़ा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील है। अगर आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भारत की सबसे बड़ी है चिल्का जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और पेरियार झील ये पाई जाती है केरल में, और चिल्का जो है वो पाई जाती है उड़ीसा में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से भी चिल्का झील को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोकटक झील जो है ये पाई जाती है मणिपुर में पाई जाती है। और लोकटक झील पे एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, जिसका नाम क्या है, तो केबुल लामजाओ है। और मणिपुर में लोकटक झील के किनारे स्थित है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ। अब हम पढ़ते हैं आगे। एक बुलर झील है, इसको भी समझ लेते हैं। ये बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59वां, क्योंकि इस वीडियो में हमने टोटल 60 क्वेश्चन लिए हैं और उसके माध्यम से संपूर्ण रिवीजन किया है। तो ये जो देश हैं इनको हमने मुद्रा के नाम से लिया है। निम्न में से किस देश एशिया की मुद्रा जो है रुपया नहीं है? तो इनमें से कौन ऐसा देश है जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है? नेपाल जो है, नेपाल की भी रुपया मुद्रा है, मतलब नेपाली रुपया। भूटान, इसको बाद में पढ़ेंगे। सेशेल्स, इसकी भी रुपया मुद्रा है। और पाकिस्तान, इसकी भी रुपया मुद्रा है। और इनमें से कौन सा है? भूटान की जो मुद्रा है वो है न्यू गोल्ड ट्रम इसकी मुद्रा है। और भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है, ठीक है, थिम्पू इसकी मुद्रा राजधानी है। तो इस प्रकार से जो है भूटान जो है वो ऐसा देश है जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। नेपाल है जिसकी मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की भी है, सेशेल्स की भी है, इंडोनेशिया है, और श्रीलंका है। तो जो 7-8 देश हैं उनकी जैसे, और इंडोनेशिया है, तो 7-8 देशों की मुद्रा जो है वो रुपया ही है। नेक्स्ट है हमारा
विश्व एवं एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी मुद्रा सबसे महंगी है। तो ये प्रश्न शायद आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन अच्छा प्रश्न है, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। यदि इसकी बात करें हम तो अमेरिका, इनको चारों ऑप्शन को हम मैंने 5 ऑप्शन लिए, इसमें 5 को टटोलेंगे, इसके बाद हमें पता लग जाएगा। तो अमेरिका जो है, अमेरिका में कौन सी मुद्रा चलती है पहले ये बताओ। अमेरिका में चलती है डॉलर। डॉलर जो है वो हालांकि महंगी मुद्रा है, लेकिन इससे भी महंगी मुद्रा जो आती है उसको समझेंगे। सऊदी अरब, इसमें चलती है रियाल। रियाल, ठीक है। तो सऊदी अरब में चलती है रियाल, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। रियाद राजधानी है। और अमेरिका की राजधानी बात करें तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और डॉलर मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है और राजधानी रियाद। रूस की बात करें तो रूस की जो मुद्रा है अब उसका नाम है रूबल। रूबल, और उसकी राजधानी मॉस्को। कुवैत और चीन, इनमें दोनों में हम समझते हैं। कुवैत की मुद्रा जो है वो है दिनार। दिनार, जिसे हम कुवैती दिनार के नाम से जानते हैं। तो ये दिनार जो है ये विश्व की सबसे महंगी मुद्रा के नाम से जानी जाती है। तो कुवैत जो है, अगर कुवैत को हम थोड़ा समझें तो कुवैत के अगर हम बात करें, कुवैत के 100 दिनार, ठीक है, क्योंकि दिनार चलते हैं कुवैत में। तो कुवैत के जो 100 दिनार हैं वो हमारे भारत के रुपया में अगर काउंट करें, भारत के रुपया में अगर इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 24,000 रुपये के बराबर हो जाते हैं यहाँ के 100 रुपये। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो कुवैत है इसकी मुद्रा कितनी महंगी है। कुवैत के 100 दिनार जो है, क्योंकि कुवैत में दिनार मुद्रा चलती है, तो इसके 100 दिनार भारत के रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 24,000 रुपये के, लगभग 24,000 से भी अधिक, थोड़ा मतलब लगभग में 24,000 हमने ले लिए, तो लगभग 24,000 रुपये के बराबर होते हैं इसके 100 दिनार। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी महंगी मुद्रा है कुवैत की। चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की है रेमनबी, और इसे युआन भी कहा जाता है। युआन है शायद। तो युआन जो है या रेमनबी चीन की मुद्रा है, और चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग इसकी राजधानी है, उसकी मुद्रा रेमनबी या युआन है। तो एक मैंने प्रश्न बनाया कि विश्व एवं एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी मुद्रा सबसे महंगी है, क्योंकि एशिया में ही पड़ता है कुवैत। तो कुवैत की मुद्रा सबसे महंगी है, और उसके 100 दिनार जो है हमारे भारत के लगभग 24,000 रुपये से भी अधिक इसकी मुद्रा है। तो आशा करता हूँ कि अब हमारा जो है प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहें, और हम इसी प्रकार से नई एवं अच्छे से अच्छी वीडियो को लेकर आएंगे इस चैनल पर। तब तक जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।